खुद मुख्यमंत्री वहाँ 6 बार से ज़्यादा जा चुके हैं। आधे दर्जन मंत्रियों से ज़्यादा फौज उतार रखा था उन्होंने। मंत्री लगातार वहाँ डटे रहे, काम करते रहे। मंत्रियों जो 6 मंत्री उतारे गए थे वो भी जाति समीकरण के लिहाज से उतारे गए रहे। पूरा का पूरा समीकरण अगर देखा जाए तो भाजपा अभी तक तो भाजपा के पक्ष में दिख रहा है। मिल्कीपुर की जीत इतनी महत्वपूर्ण क्यों? उत्तर प्रदेश विधानसभा में सरकार के चेहरे पे कोई फर्क नहीं आना। बाकी जगह तो जीत गए, आप सरकार भी आप बना ले गए, लेकिन आप जिस जगह की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे, 2 से आप सत्ता के गलियारे तक पहुँचे, संसद में आपने धमक अपनी दिखाई, वही सीट आप हार जाते हैं। अब जब इतना बड़ा झटका लगता है और इतनी बड़ी पार्टी है जो लगातार कई बैक टू बैक सत्ता में आ रही है, तो फिर वो प्लानिंग करती है। तो भाजपा के लिए ये सीट समाजवादी पार्टी से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले ही लोकसभा की सीट जीत करके एक बड़ा संदेश दे चुकी है। यही कारण था कि भाजपा ने वहाँ पर अपना ज़्यादा जोर जो है लगाया इस जीत के लिए। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारी 500 से ज़्यादा शिकायतें, उन्होंने आज निर्वाचन आयोग को, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जिला अयोध्या, और अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा, जहां पर उपचुनाव हुआ है। 5 फरवरी को मतदान हुआ है। रिकॉर्ड मतदान हुआ। अपने सारे रिकॉर्ड्स को, अपने सारे इतिहास को तोड़ते हुए मिल्कीपुर के निवासियों ने सर्वाधिक मतदान किया एक उपचुनाव के लिए, अपने विधायक को चुनने के लिए। और इस वक्त उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8 फरवरी को जब मतगणना शुरू होगी तो परिणाम किसके पक्ष में आएगा। लेकिन हमें लगा कि अमर उजाला के न्यूज़ रूम से हमारे अनुभवी वरिष्ठ साथियों के साथ एक आपके पास एग्जिट पोल लेकर आ जाएं कि आखिरकार मिल्कीपुर किस तरीके के संकेत दे रहा है। सुधीर जी मेरे साथ मौजूद हैं। और सुधीर सर, आपके साथ पिछली बार भी जब उपचुनाव हुए थे हम लोग ज़मीन पर गए थे, ग्राउंड को कवर किया था। मिल्कीपुर वो क्षेत्र, अयोध्या वो क्षेत्र जिसके बारे में आपके पास काफ़ी जानकारियाँ भी होती है। लगातार भाजपा किस तरीके से चुनाव को लड़ी, आपने उन तमाम चीज़ों को लिखा भी। मतगणना के बाद खास तौर पर जो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे देख रही है? पहले तो वहाँ का इनसाइड बताइए, और एक पत्रकार के तौर पर आपका अनुभव क्या कहता है जब इतनी बम्पर वोटिंग हो, वो क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, एक चीज़ तो पहली बात यह है कि ये माना जाता है कि जब भी उपचुनाव होता है वो रूलिंग पार्टी की ही पक्ष पलड़ा भारी माना जाता है। रही बात भाजपा की तैयारी की, तो भाजपा मिल्कीपुर का चुनाव भले ही बीच में स्थगित हो गया था, लेकिन भाजपा ने अपनी तैयारी रोकी नहीं थी, जबकि विपक्षी दल जो है सुस्त पड़ गए थे। और उसका नतीजा ये हुआ है कि मिल्कीपुर में भाजपा ने ग्राउंड से, बूथ से लेकर के पूरे हर जातियों को समीकरण साधने, हर समीकरण पे काम किया वहाँ, और लगातार लगी रही। खुद मुख्यमंत्री वहाँ 6 बार से ज़्यादा जा चुके हैं। आधे दर्जन मंत्रियों से ज़्यादा फौज उतार रखा था उन्होंने। मंत्री लगातार वहाँ डटे रहे, काम करते रहे। मंत्रियों जो 6 मंत्री उतारे गए थे वो भी जाति समीकरण के लिहाज से उतारे गए रहे। वहाँ कुल लड़ाई जाति समीकरण का है, और वहाँ पे भी निर्णायक वोट तो दलितों का है। तो दोनों दल ने अपने एक ही बिरादरी के प्रत्याशी दे करके मुकाबले को रोचक बना दिया था। इस लिहाज से अब लग रहा है कि एन के प्रकरण भाजपा उस सीट को जीत लेगी, क्योंकि ये सीट उनके लिए जीतना प्रतिष्ठा का प्रश्न भी था, और ये इस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। आपने जो शब्द कहे, 1-2 शब्द में उसमें और जोड़ देता हूं कि मिल्कीपुर की सीट प्रतिष्ठा की सीट थी, क्योंकि उसको अयोध्या ही कहा जा रहा था, उसको मिल्कीपुर के बाहर मिल्कीपुर नहीं कहा जा रहा था। दूसरी बात, इस पूरी जो आपने कहा कि एन प्रकार जो अभी लग रहा है, जो आपका अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में बेहतर साबित होगी, उसके पीछे अगर वो जीत में कन्वर्ट होती है, वो जीत का सर्वाधिक जो सेहरा है वो किसके सर बंधना है, वो श्रेय किसका होना है? निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री के सर चेहरा बनेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से वहाँ ग्राउंड पे उतर के काम किया है, पहली बार देखा गया उपचुनाव में। और किसी सीटों पे तो मुख्यमंत्री उतरा नहीं गए जितना मिल्कीपुर पे गए, क्योंकि भाजपा इस सीट को एकमात्र विधानसभा सीट मान के चुनाव नहीं लड़ रही है। भाजपा इसको अयोध्या में जो लोकसभा चुनाव में हार हुई है उससे बदला लेने की तैयारी के तहत भाजपा चुनाव लड़ रही है। तो इसका श्रेय निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को जाएगा, और मुख्यमंत्री के साथ मंत्री जो हैं वो तो है ही। कई लोग इसे प्रायश्चित के चुनाव की संज्ञा भी दे रहे हैं। सुधीर जी ने अपना आकलन हमको बताया, लेकिन स्पेशल न्यूज़ रूम में जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे कई और साथी हैं जिनके पास हम पहुंचते हैं। अभिषेक राज वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अभिषेक जी, अलग अलग कारणों से अयोध्या, मिल्कीपुर और उस पूरी पूर्वांचल बेल्ट में आप कई बार जा चुके हैं। बम्पर वोटिंग पहली चीज़, ज़्यादा वोट होता है तो लोग बोलते हैं कि इशारा मिलता है। मिल्कीपुर विधानसभा क्या इशारा कर रही है इस बम्पर वोटिंग के बाद? क्या लग रहा है? दोनों ही पार्टियों के बयान सामने आ रहे हैं, एक आश्वस्त हैं तो दूसरे निरस्ती की बात कर रहे हैं चुनाव के। तो क्या ये माना जाए कि चुनाव से पहले कोई संकेत मिल गया है?
चुनाव के पहले जैसे वोटिंग पैटर्न आज तक का जो भी रहा है, चाहे लोकसभा, विधानसभा या उपचुनाव में देखा जाए, तो पहली बार वोटिंग परसेंटेज का रिकॉर्ड टूटा है। और ये रिकॉर्ड अक्सर माना जाता है कि अगर जहाँ पे वोटिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे भाजपा के फेवर में मतदाता जाता है। और वहाँ खासकर अगर मिल्कीपुर को देखा जाए तो सपा और भाजपा दोनों में कांटे की टक्कर रही है और दोनों ने अपने प्रतिष्ठा से लगा इसको देखा है। चाहे वो अखिलेश जी की सभा हो, चाहे योगी जी की सभा हो, दोनों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने वोट बैंक को साधा है। और उसी साधने का नतीजा है कि वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा, क्योंकि भाजपा भी चाहती है कि हम वोटिंग परसेंट बढ़े, हमको फ़ायदा हो, और सपा भी चाहती है कि अगर वोटिंग परसेंट हमारे वोटर निकलें, वोट करें। तो दोनों पैटर्न है, दोनों तरफ के लोग निकले हैं, वोटिंग किए हैं, उसका परिणाम है कि वोटिंग परसेंट वहाँ बढ़ा है। और अभी तक का जो साइन दिख रहा है वो भाजपा के पक्ष में दिख रहा है। उसके लिए कई कारण हैं, जैसे आप देखें तो मंत्रियों का जमावड़ा, सीएम का सीधे जुड़ाव, और सपा की तरफ से जिस हिसाब से अवधेश प्रसाद अपने पारंपरिक रूप से ही उन्होंने चुनाव लड़ा कि अपने हिसाब से लड़े, कोई भी रैली सभा ज़्यादा उस पर जोर नहीं रहा। इस पूरे चुनाव में देखा जाए तो सिर्फ एक डिम्पल यादव का रोड शो हुआ है, और रोड शो ठीक ठाक हुआ, उसके अलावा उन्होंने कोई रोड शो नहीं किया है। तो पूरा का पूरा समीकरण अगर देखा जाए तो भाजपा अभी तक तो भाजपा के पक्ष में दिख रहा है। कारण क्या लगता है, क्या कारण नज़र आ रहा है कि अगर इस तरीके के परिणाम की हम एक संभावना जता रहे हैं? तो परिणाम का अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से अयोध्या फैजाबाद की जो संसदीय सीट हारने के बाद भाजपा ने इसको अपने प्रतिष्ठा से लेके जोड़ा, और सीएम ने खुद जिम्मेदारी संभाली कि जितने उपचुनाव हैं वो मैं अपने नेतृत्व में लड़ूंगा और पार्टी को जीत भी दिलाऊंगा। इसके पहले जो अपनी सीटों से जो चुनाव हुए उसके परिणाम भी आप देख रहे हैं। यहाँ का उपचुनाव कोर्ट के कारण देरी से हुआ, और जिस हिसाब से सीएम ने पूरी रणनीति बनाई, खासकर जो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं उनको वहाँ की जिम्मेदारी संभाली, वो छोड़ के हटे ही नहीं। तो किलेबंदी एक तरह से हुई, उस किलेबंदी का ही फल है कि भाजपा के तरफ पॉजिटिव लहजे से देखा जा रहा है। इस किलेबंदी के बीच में ढेर सारी बातें, ढेर सारे बयान आए थे। अमृत जी हमारे साथ मौजूद हैं। कई बार उन पन्नों को भी आप तैयार करते हैं जिसमें इतिहास की संख्या खूब दी जाती है। मिल्कीपुर आसान लड़ाई नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वो उस अनुरूप गढ़ नहीं रहा जैसे बाकी चीज़ें रही हैं। आपको थोड़ा सा यूँ होना होगा जी, ये उस अनुरूप गढ़ नहीं रहा। और दूसरा, समाजवादी पार्टी ने कई आरोप लगाए कि सत्ता का प्रयोग हुआ है, तमाम चीज़ें हुई हैं। मिल्कीपुर, मतलब मेरे दो सवाल हैं। पहला, मिल्कीपुर की जीत इतनी महत्वपूर्ण क्यों? उत्तर प्रदेश विधानसभा में सरकार के चेहरे पे कोई फ़र्क नहीं आना। दूसरा, ये जो परसेप्शन की लड़ाई है, इसको जीत हार से दोनों ही पार्टी के लिए मैसेज क्या होंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मिल्कीपुर का जो चुनाव है, उपचुनाव है, ये बाकी जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है उससे कुछ इतर नहीं है। मैंने उस समय भी ये बात कही थी कि दोनों ही पार्टियों ने इसको अपनी पूरी तरीके से अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया। जब लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट हारे तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत झटका लगा बीजेपी को भी कि हमने राम मंदिर वहीं बनवाया, हमने उस तरीके से वहाँ डेवलपमेंट किया, और राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा बीजेपी के लिए, जिससे कि वो पूरे देश में आए, लेकिन अयोध्या में ही हार गए। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉट था बीजेपी के लिए कि आप बाकी जगह तो जीत गए, आप सरकार भी आप बना ले गए, लेकिन आप जिस जगह की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे, 2 से आप सत्ता के गलियारे तक पहुँचे, संसद में आपने धमक अपनी दिखाई, वही सीट आप हार जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक प्रतिष्ठा का एक झटका था, बहुत बड़ा झटका था। अब जब इतना बड़ा झटका लगता है और इतनी बड़ी पार्टी है जो लगातार कई बैक टू बैक सत्ता में आ रही है, तो फिर वो प्लानिंग करती है। और प्लानिंग का सबसे बड़ा फैक्टर यही था कि खुद चीफ मिनिस्टर जो हैं अपने योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस कमान संभाली, और उन्होंने बिल्कुल डे 1 से, जब से घोषणा हुई अगर आप देखिए तो इमीडिएटली उन्होंने जाना वहाँ शुरू कर दिया। बैक टू बैक उन्होंने वहाँ पे की, अपनी जनसभाएं की, लोगों से मुलाकातें की, वहाँ जाके छोटे छोटे कार्यक्रमों में वहाँ जाके शिरकत की, और कई बार तो ऐसा हुआ कि एक हफ्ते में 2-2, 3-3 बार ऑल्टरनेट डेज पर वो वहाँ पहुँच रहे थे। इसका साफ मतलब था कि पार्टी किसी भी तरीके से एनी हाउ चाहती है कि हम इस सीट को निकालें। अब मायने क्या हैं इसके आने वाले कल में, इसका कोई वो नहीं है कि भाई इसका कोई बहुत मायने हैं, लेकिन पार्टियों के हिसाब से अगर देखें तो ये बहुत बड़े मायने, क्योंकि सपा ने अयोध्या की सीट जीतने को अपनी बहुत बड़ी जीत माना था। उसने ये कहा था कि हम बाकी सब हार जाएं लेकिन हमने अयोध्या की सीट जीत ली है, ये हमारे लिए मनोवैज्ञानिक तौर पे बहुत बड़ी जीत है। और ये सच भी है, इसमें कोई अलग कोई ऐसा कोई बड़ा दावा अलग से कुछ वो नहीं कर रहे थे, बिल्कुल सही दावा था वो कि जहाँ से आप बढ़े हैं वहीं आप हार जा रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा वो था। लेकिन इसके आगे सियासी मायने
केवल इतना कह सकते हैं कि पार्टी आगे के चुनावों के लिए मानसिक तौर पर एक बहुत ही मनोबल जो है बढ़ेगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं का हर तरीके से मनोबल बढ़ेगा। और शायद उसी कारण से समाजवादी पार्टी ने अपने हिस्से से जो बयान है परिणाम के आने से पहले वो देने शुरू कर दिए हैं। अब काम करते हैं कि समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, मनीष जी हमारे सहयोगी हैं, उनको हमारे साथ आना होगा, थोड़ा सा कष्ट हो रहा होगा। अभिषेक जी मौजूद हैं। और अभिषेक जी एक दो सवाल आप जी एक दो सवाल ये कि हम पूरी बात करते करते यहाँ आ गए थे कि पार्टियों के लिए इस मिल्कीपुर के परिणाम का मैसेज क्या होगा। अमृत जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो एक तरीके से धब्बा लगा, जो एक ब्लॉट लगा था कि आप अयोध्या में ही हारे, वो उसको रिवाइव करती है अगर जीतती है तो। समाजवादी पार्टी के 2 दिनों में बयान आए हैं चुनाव आयोग से लेकर उस पूरी चुनाव पर। क्या जो अंदाज़ा लग रहा है यहाँ न्यूज़ रूम में कि मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर हो सकता है, क्या ये बयान उसी के परिणाम स्वरूप हैं या उन बयानों के पीछे कोई और निहितार्थ आप देखते हैं? नहीं, अगर आप कल के चुनाव से लेकर आज की बात देखें और इवन चुनाव से पहले भी आप अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी के बयान अगर आप देख रहे हैं तो वो लगातार इस तरह का उन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है और बेईमानी के बीज वहाँ पर पहले ही बोए जा चुके हैं। वो लगातार कह रहे हैं, चुनाव की जब घोषणा नहीं हुई थी, उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, वो तब से वो बात ये कह रहे हैं। उसके कई जो है निहितार्थ हैं कि हो सकता है वो सीट वो ये मान रहे हों या वो भांप रहे हों कि ये सीट कहीं ना कहीं से अब हमें कमज़ोर है समाजवादी पार्टी के लिए। तो वो अगर हारते हैं तो इसका ठीकरा जो है बेईमानी पर और तमाम तरह के जो दूसरे आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर फोड़ा जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि 2027 के चुनाव सर पर है और उस चुनाव को देखते हुए और इस सीट से केवल एक परसेप्शन ही क्रिएट हो रहा है, इसके अलावा कोई हार जीत या किसी तरह के कोई राजनीतिक फेरबदल का कोई इसमें माने नहीं जा रहा है। तो भाजपा के लिए ये सीट समाजवादी पार्टी से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले ही लोकसभा की सीट जीत करके एक बड़ा संदेश दे चुकी है। यही कारण था कि भाजपा ने वहाँ पर अपना ज़्यादा जोर जो है लगाया इस जीत के लिए और सपा शायद वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है उन्होंने आखिरी में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो है हाथ खींचा था। अब जैसे कि आज का जो आ रहा है, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारी 500 से ज़्यादा शिकायतें, उन्होंने आज निर्वाचन आयोग को, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूरे चुनाव के सिस्टम पर ही उन्होंने सवालिया निशान जो हैं लगा दिए हैं और कहा है कि हमने जो है 500 से ज़्यादा शिकायतें की हैं जिसमें फ़र्ज़ी वोटिंग है, धांधली है, मारपीट है, तमाम और तरह की हैं, लेकिन उस पर जो है आयोग ने ना तो कोई संज्ञान लिया है ना ही कोई कार्रवाई की है इस पर। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, एक और उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं और वो आयोग पर ही जो है एक तरह से लगाए हैं, वो ये है कि एक जाति विशेष की पिछले कुछ दिनों में एसएसपी से लेकर के एसडीएम, एडी बेसिक, सीओ, थाना अध्यक्ष, उन्होंने कई नाम भी लिए हैं, अफसरों के नाम भी लिए हैं। पूरी एक सूची उन्होंने बताई, उन्होंने बोला कि सूची अपने आप में एक इशारा है अगर हर उपनाम को सुन लिया जाए। हाँ, उन्होंने पूरी एक सूची की है जारी और उसमें उन्होंने कहा है कि ये नाम जो हैं विशेष तौर पर इनको तैनात किया गया है और एक साथ सूची इसलिए नहीं की गई है जारी ताकि वो ही जो एक उपनाम की हम बात कर रहे हैं उसका एक मैसेज ना जाए। यही कारण है कि एक एक करके अधिकारियों के ट्रांसफ़र या तैनाती की सूची जारी की, ऐसा उनका कहना है। आप चर्चा का जो एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं बहुत देर से तलाश भी रहा था, वो ये कि क्या लोकसभा की लड़ाई को एक विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई से बराबर कर लिया जाएगा? परसेप्शन की जो लड़ाई, आपने एक शब्द यूज़ किया, क्या वो परसेप्शन की लड़ाई बराबर हो जाएगी? दूसरा, क्या इन आरोपों के कारण जो लगाए गए हैं ये माना जाए कि इससे एक फ़ायदा समाजवादी पार्टी को भी इस बात का होगा कि हाँ, उनके कार्यकर्ताओं का मोरल शायद उतना ना गिरे कि उनको लगे कि नहीं, ये एक फेयर फाइट नहीं थी। पर जो पहली बात है, लोकसभा का परिणाम का जो एक स्मृति थी, जो एक ब्लॉट था भाजपा के ऊपर, क्या वो विधानसभा उपचुनाव से इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है या उससे बड़ा हो जाता है क्या? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी ने तो पहली बाजी मार ली थी अयोध्या में लोकसभा का चुनाव जीतते ही, वो भी उस दौर में जब बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंकी, राम मंदिर को लेकर के वहाँ पर इतने डेवलपमेंट करवाए, उसके बावजूद जब हार का स्वाद उन्हें चखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जीत कहीं ना कहीं थोड़ा से घाव भाजपा के भरेगी, थोड़े ही जो है भरेगी। आप ये मत समझिए कि 100% भरेगी, दर्द है वहाँ पर। और समाजवादी पार्टी के लिए इस सीट की अब हार जीत का बहुत ज़्यादा मायने नहीं है, लेकिन हाँ,
अगर ये हार भी जाते हैं तो ये आरोप जो हैं उनके कार्यकर्ताओं का जो आप बता रहे हैं ना, नैतिक बल नहीं टूटेगा, ये आरोप एक तरह से उनके लिए शील्ड का काम जो है करेंगे और दोबारा 27 की चुनाव की तैयारियों के लिए उनको एक नया जो है मॉरल देंगे, एक नई उनको शक्ति देंगे, ताकि यहाँ पर जो अफेयर चुनाव की जो बात हो रही है वो 2027 में रिपीट ना हो। इसको लेकर के ये लोग अभी से ही तैयारी करेंगे। सामने सुधीर जी बैठे हैं और जहाँ से चर्चा शुरू हुई थी, अभिषेक जी वहाँ पर अब आखिर में बैठे हैं, वहाँ चर्चा खत्म की। और कोई भी चर्चा जहाँ से शुरू उसके ठीक सामने आकर अंत हो जाए वो पूरी हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण बात कि मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है वो एक बड़ी परसेप्शन की लड़ाई उत्तर प्रदेश में बना है। अमर उजाला के न्यूज़ रूम से तमाम वरिष्ठ हमारे सहयोगियों ने जो सत्ता को, अलग अलग पार्टियों को, राजनीतिक दलों को बेहतर तरीके से समझते हैं, अपने अनुमान को रखा है। आप तमाम दर्शकों का मिल्कीपुर के बारे में क्या कुछ कहना, सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मत भूलिए। फिलहाल मेरे सहयोगी मनीष के साथ मैं उत्कर्ष चतुर्वेदी अमर उजाला के लिए लखनऊ से इस चर्चा को लेकर आया था। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।